नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट पर। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका CBSE बोर्ड का एग्जाम होने वाला है 7 मार्च 2024 को। जो आपका CBSE का बोर्ड एग्जाम होने वाला है, तो उसका एक सैंपल क्वेश्चन पेपर आपको बताने वाला हूं जो कि सोशल साइंस के सब्जेक्ट का है। ठीक है, यानी SST के सब्जेक्ट का जो आपका पेपर होगा 7 मार्च 2024 को, तो उसका एक छोटा सा सैंपल आपको बताने वाला हूं। और जो आपका पेपर होगा CBSE बोर्ड का, तो उसमें जैसा फॉर्मेट का पेपर आएगा उसी फॉर्मेट का एक पेपर मैं आपको दिखाने वाला हूं। और इस पेपर को देखने के बाद आपको यह अंदाजा मिल जाएगा कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसका जो पेपर होगा वो कैसा होगा, फॉर्मेट कैसा रहेगा। सामाजिक विज्ञान के पेपर का क्लास 10th की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं बिल्कुल। और ये वीडियो जो है बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसको आप देखोगे तो आपको पेपर का फॉर्मेट पता चल जाएगा, जिससे फायदा ये होगा कि आपका पेपर कैसा आएगा उसका अंदाजा आपको मिल जाएगा और आप उसके हिसाब से जो है अपनी तैयारी कर सकते हो। तो ये जो है ना, ये थोड़ा अलग सा एक सैंपल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, लेकिन फॉर्मेट आपका वही है जो CBSE बोर्ड का पेपर आता है। उसमें जो आपका सामाजिक विज्ञान का सैंपल रहेगा, जैसा फॉर्मेट रहेगा, उसी का एक फॉर्मेट आज का ये पेपर हमारा है। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि जो आपका पेपर है ये कितने घंटे का होगा और इसमें क्या क्या फॉर्मेट रहता है। देखो, जो आपका सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का जो आपका 7 मार्च 2023 को आपका जो एग्जाम होगा, उसमें फॉर्मेट ये रहेगा कि आपका क्लास 10th है, 3 घंटे का आपका पेपर होगा, 80 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। ठीक है, अब सामान्य निर्देश क्या है वो आपको बता दूं। तो देखो, सामान्य निर्देश में क्या है कि वो वही है इसमें कि प्रश्न पत्र में 6 खंड हैं, क ख ग घ अड़ और च। ठीक है, तो ये आपके 6 खंड बने हुए हैं पेपर के अंदर। प्रश्न पत्र में 37 प्रश्न है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। जो आपका प्रश्न पत्र है इसमें टोटल 37 प्रश्न दिए हुए हैं और सभी प्रश्न आपको करना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। ठीक है, जो आपका खंड का है इसमें प्रश्न 1 से लेकर 20 तक के जो प्रश्न है वो 1 अंक वाले रहेंगे, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, और जो खंड ख है इसमें 21 से लेकर 24 तक के जो प्रश्न रहने वाले हैं, ये खंड ख वाले सेक्शन के हैं, जो लघु उत्तरीय प्रश्न रहने वाला है, जो कि 2 अंक वाला है। ठीक है, यानी 21 से 24 तक का जो आपका प्रश्न रहने वाला है वो खंड ख वाला है, जिसका नंबर है 2, यानी 2 नंबर का आपका प्रश्न आने वाला है। ये 40 शब्दों में आपको आंसर लिखना है। अब खंड ग में क्या है, 25 से 29 तक के आपके प्रश्न रहने वाले हैं, जो कि लघु उत्तरीय है। यानी लघु मतलब ज्यादा, यानी जिस प्रश्न का उत्तर आप ज्यादा दे सको, ज्यादा शब्दों में दे सको, उसको लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। ठीक है, जिसमें जो है ये आपका जो आंसर रहने वाला, मतलब ये आपका क्वेश्चन जो रहने वाला है ये 3 अंक वाला रहने वाला है। ठीक है, और इसका जो वर्ड लिमिट है यानी शब्दों का जो एक लिमिट है वो है 60 शब्दों के अंदर आपको आंसर देना है। ठीक है, खंड घ जो है ये 30 से लेकर 33 तक के जो प्रश्न है ये दीर्घ है। ठीक है, लघु मतलब छोटा। ठीक है, यहां मैंने लघु मतलब ज्यादा कह दिया था। लघु मतलब छोटा, दीर्घ मतलब लंबा। ठीक है, तो ये आपका रहने वाला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके 5 मार्क्स वाले रहने वाले हैं। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न का ये जो हमारा शब्द लिमिट है वो है 120 शब्दों में आपका जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो आपको देना है। लघु मतलब छोटा होता है, दीर्घ मतलब लंबा होता है। ठीक है, अभी मैंने आगे पीछे बोल दिया था तो वो। ठीक है, देखो, जो खंड अड़ है ये 34 से 36 तक के केस आधारित प्रश्न है, जो कि 3 इसमें उप प्रश्न दिए हुए हैं। ठीक है, 4 अंक वाले हैं। खंड चा जो है ना, इसमें क्या है कि प्रश्न संख्या 37 जो है ये अपना चा कहलाता है। ठीक है, और ये मानचित्र पे आधारित हमारा प्रश्न है, जिसको 2 भागों के साथ 5 अंक हैं। ठीक है, इतिहास से जो है पूछ सकते हैं इसमें क्वेश्चन, और भूगोल से, इन दोनों से जो है पूछा जा सकता है मैप में जो क्वेश्चन है वो। ठीक है, प्रश्न पत्र में कोई अन्य विकल्प नहीं है, हालांकि कुछ प्रश्नों में एक आंतरिक विकल्प प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों में केवल एक विकल्प का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके अलावा जहां भी आवश्यक हो प्रत्येक अनुभाग में और उनके साथ जो प्रश्न है उनका अलग अलग निर्देश दिए गए हैं। जो भी प्रश्न आपको मिलेगा उसका एक निर्देश भी आपको मिलेगा ऊपर पढ़ने को।
अब जो खंड क है ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी इसमें विकल्प बहुत ज्यादा होंगे, यानी एमसीक्यू आप समझ सकते हो। ठीक है, तो देखो बहुविकल्पीय में क्या होता है, आपको एक प्रश्न मिलेगा, उसके ऑप्शन रहेंगे, उसका आंसर आपको देना पड़ेगा। तो जो आपका खंड का है ये पूरा का पूरा एमसीक्यू के ऊपर आधारित रहेगा, आपका 7 मार्च 2024 का पेपर। ठीक है, पहला आपको प्रश्न पूछा गया, गलत मिलान की पहचान कीजिए। यानी जलोढ़ मृदा क्या ये गन्ने की कृषि के लिए होता है, काली क्या कपास के लिए होता है, और लेटराइट मृदा जो है ये क्या काजू की कृषि के लिए होता है, और लाल मृदा जो है ये क्या सेब की कृषि के लिए होता है। अगर इसके मिलान सही है तो ये अलग चीज हो गया, लेकिन यहाँ पे गलत मिलान की पहचान करनी है। इनमें से जो 3% होंगे वो सही होगा, एक जो है वो गलत होगा, तो वो आपको आंसर देना है। तो ये एमसीक्यू हो गया। और जो आपका दूसरा प्रश्न है ये एमसीक्यू वाला रहने वाला है, यानी सेक्शन का जो है ये आपका एमसीक्यू रहने वाला है। तीसरा आपका एमसीक्यू है, चौथा आपका एमसीक्यू है, पांचवा है, छठा एमसीक्यू है। ठीक है, जो आपका सातवां है ये एमसीक्यू है, आठवां एमसीक्यू है, नौवां एमसीक्यू है। तो इस प्रकार ये आपका एमसीक्यू का पूरा रहने वाला है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे 20% आप यहाँ नोट कर लो, जो खंड का रहने वाला है इसमें 20% दिए हुए हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क्स का है, जो कि एमसीक्यू वाला है। समझ गए? तो 20% हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। इस फॉर्मेट को नोट डाउन कर लो, ताकि जो आपका 7 मार्च 2024 वाला पेपर होगा उसमें आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। अब बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी जिस प्रश्न के उत्तर हम छोटे शब्दों में या कम शब्दों में दे सकते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न कहलाते हैं। ठीक है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न जो है इसमें आपको 8 मार्क्स इसमें टोटल होंगे। ठीक है, अब इसमें यहां समझ लो 1 प्रश्न, 2, 3, 4, ये देखो आप यहाँ पे 21 से लेकर 24 तक के जो प्रश्न है ये आपके रहने वाले हैं लघु उत्तरीय। ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका आंसर आपको देना पड़ेगा, और 2 मार्क्स का प्रश्न रहने वाला है। ठीक है, इन्हीं 4 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। यहाँ 5 दे रखा है, अथवा कर सकते हो आप, अथवा भी दे सकते हो या इसकी दे सकते हो। ठीक है, अब खंड ग क्या है, इसमें आपको 25, 26, 27, 28, 29 टोटल 5 प्रश्न आपको मिलेंगे, वो खंड ग में मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न आपका 3 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, अब जो दीर्घ है, दीर्घ उत्तरीय वाला यानी ज्यादा शब्दों में उत्तर देने वाला, ये 5 नंबर का। ठीक है, 20 मार्क्स का आपका ये पूरा सेक्शन रहने वाला है। तो सभी में आपको ऑप्शन मिलेंगे, और ऑप्शन क्यों मिलेंगे, एक इसका कारण है। कारण ये है कि देखो ये जो प्रश्न है ये 5 नंबर का है। अगर किसी बच्चे को ऊपर का नहीं आता तो जो पेपर बना रहा है उसको भी अंदाजा है कि अगर ऊपर का नहीं आता तो एक ऑप्शन दे देते हैं, ताकि उनका फायदा हो सके, वो नीचे वाला आंसर कर सके, जिससे क्या होगा कि उनका नंबर अच्छा आ सके। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग में अगर ऑप्शन नहीं मिलेगा तो बहुत ही ज्यादा नुकसान है। ठीक है, तो आप इन दोनों में से कोई एक कर सकते हो, कोई एक ही करना। अगर आप 2 कर लोगे तो आपका नुकसान है। ठीक है, एक ही करना होता है, कोई सा भी आप कर सकते हो नीचे ऊपर का। तो 30, 31, 32, 33 ये आपके हो जाते हैं सेक्शन जो आपका चौथा वाला था वो। ठीक है, गए। अब यहाँ पे देखो जो आपका अगला सेक्शन है वो 12 मार्क्स से रहने वाला है, जो कि केस आधारित प्रश्न है। इसमें क्या है कि आपको एक पैराग्राफ ऊपर मिलेगा, इस पैराग्राफ में आपको पॉइंट मिलेगा जो आपको यहाँ पे पढ़ के समझना है, और समझने के बाद आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर इस पैराग्राफ में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये क्या करना है, इसमें पैराग्राफ को पढ़ना है, ऑप्शन को देखना है, यानी क्वेश्चन को देखना है, और उसका आंसर आपको वहां मिल जाएगा। अब जो आपका 35वां प्रश्न है ये अनुच्छेद को पढ़ के, यानी इसमें आंकड़े आपको मिलेंगे, और वैसे आपको यहाँ पर देखने को भी मिल जाएगा। प्राथमिक क्षेत्रक की रोजगार में हिस्सेदारी 1977 से लेकर 78 में कितनी थी। ठीक है, जो प्राथमिक क्षेत्रक थे उनका रोजगार के फील्ड में क्या हिस्सेदारी थी इन सन के बीच में। ठीक है, तो आपको आंकड़े मिले हुए हैं, आपको आंसर मिल सकता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। वैसे यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ भी है। अब देखो यहाँ पे आपको 36वां जो प्रश्न मिलेगा ये भी आपको मिलेगा, यहाँ पे पूरा का पूरा एक गद्यांश आप कह सकते हो, एक पैराग्राफ, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि इस पैराग्राफ में से ही पूछा जाएगा। आपको आंसर लिखना है और इसका आपको आंसर हो जाएगा। अब जो आपका अगला और लास्ट जो सेक्शन है ना, ये है आपका मानचित्र आधारित। मानचित्र के क्वेश्चन कहां से आएंगे तो मानचित्र का जो क्वेश्चन है वो इतिहास का जो आपका बुक है और जो भूगोल का बुक है, इन दोनों में से ही आपके मैप के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि इतिहास में कुछ जगह पूछ लेगा कि ये आंदोलन कहाँ चला, इसकी उभार कैसे हुई, ठीक है, इसका उफान कैसे हुआ,
और भूगोल में पूछ सकता है कि काली मृदा के जो स्थान है वो कहाँ कहाँ है, तो इसी प्रकार से आपको पूछा जा सकता है। राजनीति में क्या, उसमें थोड़ा कम चांस रहता है, लेकिन यहाँ पे इतिहास और भूगोल में पूछा जा सकता है, चांस यहाँ पर थोड़ा ज्यादा है। पूछे उसमें से भी जा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ से भी ज्यादा पूछा जा सकता है, क्योंकि इतिहास में आपके थोड़े कम चैप्टर हैं, पॉलिटिकल साइंस में थोड़े कम चैप्टर हैं, इतिहास में ज्यादा है, इसलिए इतिहास में थोड़ा चांस ज्यादा है। अब मानचित्र में क्या पूछा गया है, यहाँ जानकारी दिया गया है कि कैसे आपको आंसर देना है, और फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपको इसका आंसर देना है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन पूछा गया है, उस स्थान की पहचान कीजिए जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 1 मार्क्स में है, ठीक है। मैप आपको मिलेगा। फिर आपको यहाँ पे नोट, यहाँ पे क्या है कि जो CWSN वाले बच्चे होते हैं, यानी जो दिव्यांग होते हैं, यानी दृष्टिकोण बाधित, यानी ऐसे बच्चे जो शारीरिक रूप से बहुत अलग होते हैं, असक्षम होते हैं, तो उनके लिए ये क्वेश्चन होता है ताकि उनको बहुत आसान पड़े। तो ये आपका जो एक फॉर्मेट था, और मैप आपको नीचे दिख जाएगा। इसी प्रकार से आपको मैप जो है 7 मार्च 2024 का जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा CBSE बोर्ड का, उसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो ये हमारा पेपर था। मैंने आपको फॉर्मेट बताया है क्लास 10th का, ठीक है। और ये फॉर्मेट अगर आप देख लोगे तो जो आपका एग्जाम होगा उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो यही हमारा आज का वीडियो था, और आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। जैसा कि आपके सामने बटन भी शो हो रहा होगा, और बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हो, जिससे फायदा ये होगा कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।